कभी अखबार में पढ़ा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट बढ़ा दिया या फिर रिवर्स रेपो एसडीएफ रेट से रिप्लेस हो गया है, और आपने सोचा ये सब होता क्या है, इसका मतलब क्या है। शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता हो, बट आई एम श्योर आपको इन्फ्लेशन है, महंगाई से ज़रूर फ़र्क पड़ता है, इसलिए आप जानना चाहोगे कि ये सब होता क्या है। मेरा नाम रूही महाजन है और ये मेरा चौथा दिन है जब मैं ये वीलॉग बना रही हूँ, एंड आई एम रिकॉर्डिंग माई जर्नी फ्रॉम बीइंग अ बैंकर टू एन एंटरप्रेन्योर। अगर आपने मेरा डे 1, डे 2 और डे 3 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। प्लीज़ डू वॉच इट टू बी पार्ट ऑफ माई जर्नी, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स आते रहें। सो इन्फ्लेशन, आरबीआई, ये सब चीज़ें कहाँ पर आती हैं? तो जैसे हम सबको टारगेट होता है उसी तरह से आरबीआई को भी एक टारगेट दिया गया है, एक ऑब्जेक्टिव रखा गया है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इट्स अ पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है जिसका ऑब्जेक्टिव रहता है प्राइस स्टेबिलिटी बाय कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब जो भी कीमतें हैं वो कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे ना जाए, मतलब महंगाई ज़्यादा ना बढ़े। और उससे क्या होता है, अगर महंगाई ज़्यादा बढ़े और हमारी इनकम उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हम सब जने परेशान होंगे। महंगाई थोड़ी बहुत किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में, कोई भी अर्थव्यवस्था जो भी बढ़ रही है उस अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी इन्फ्लेशन, थोड़ा सा महंगाई रहेगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई तो रातों रात नहीं बढ़ सकती ना, उसको टाइम लगता है अपना बढ़ने में। तो मतलब डिमांड वगैरह की वजह से इन्फ्लेशन रहती है। अगर आरबीआई ये सोचे कि भाई मुझे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है किसी भी कीमत पर, तो वो मनी सप्लाई एक अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में कम कर सकती है। मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, पर डिमांड कम होगी तो आप और मैं, बहुत से लोग अपने घर बैठ जाएंगे। इसीलिए ग्रोथ भी ज़रूरी है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ भी और प्राइस स्टेबिलिटी भी, दोनों को आपस में बैलेंस रखना है। कोई भी गुरु, कोई भी ग्रेट बंदा, कोई भी लीडर, आप उनसे किसी से भी बात कर लो, वो सब जने एक चीज़ बोलते हैं कि भाई टारगेट ज़रूरी है, टारगेट हमें इंस्पायर करता है, हमें मोटिवेट करता है कुछ काम करने के लिए, लेकिन जो टारगेट्स हैं वो बहुत रैंडम या वेग नहीं होने चाहिए, राइट। मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग इन माइंड द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये क्वान्टिफाइबल नहीं है। क्वान्टिफाइबल मतलब हम टारगेट को कोई नंबर नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं अपना ही केस ले लूँ, मेरा मकसद ये है कि मैं एक बहुत अच्छा क्वालिटी रिसर्च बेस्ड कंटेंट बनाऊँ, लेकिन ये एक क्वान्टिफाइबल टारगेट नहीं है, ये नंबर्स में नहीं डाला जा सकता। तो मैंने इसको नंबर में डाला है कि मैं 90 दिन में 90 वीडियोस बनाऊंगी। इतने वीडियोस बनाऊंगी तो ऑटोमेटिकली मेरी क्वालिटी, कंटेंट, वो सब चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगी। उसी तरह से क्वान्टिफाइबल टारगेट देने के लिए 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में एक अमेंडमेंट किया गया। आरबीआई एक्ट 1934 मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने का एक्ट था, उसमें बहुत अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, बट एक 2016 में भी अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंदर एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट दी गई, एक लीगल बेस दिया गया। आरबीआई को बोला गया कि आप इम्प्लीमेंट करो एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटेड फ्रेमवर्क। मतलब सिंपल लैंग्वेज में एक टारगेट दिया गया जिसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, मतलब सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो मालिक है आरबीआई की, इट्स ओनर ऑफ आरबीआई इन अ वे, वेरी क्रूड लैंग्वेज बट देन दैट्स अ फैक्ट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई से कंसल्ट करके एक टारगेट रखेगी। अगस्त 2016 में 2016 में ये टारगेट रखा गया था 4%। बट अगर आपको याद है, मैंने बोला फ्लेक्सिबल टारगेट, तो फ्लेक्सिबल मतलब उसमें उन्होंने उसको रेजिस्टेंस बैंड दिया गया कि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 4% चाहिए, आपका नीचे भी जा सकता है। जो सबसे ज़्यादा जो आपका लोअर रेजिस्टेंस बैंड है दैट इज़ 2%, और आपका जो हायर लेवल है दैट इज़ 6%। मतलब इन्फ्लेशन 4% पे टारगेट करना है, लेकिन वो 2 से 6 के बीच के में रहना चाहिए। अगर 6 से बहुत ऊपर जा रहा है, 6 के पास जा रहा है, तो दैट मीन्स
आरबीआई को स्टेप लेने हैं कि वो 4 के पास आए, और अगर 2 के पास जा रहा है तो स्टेप लेने हैं कि वो ऊपर आए। सो इस तरह से टारगेटेड अप्रोच के साथ आरबीआई चलता है। आरबीआई इसको कंट्रोल कैसे करता है, कैसे इंश्योर करता है कि उसका टारगेट पूरा हो? तो आरबीआई के पास एक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? इनको कहते हैं रेपो, एसडीएफ रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब चीज़ें, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये सब क्या है, मेरे सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी का थोड़ा सा बेसिक बताया है। अगर तो आप लेमैन हो, आई एम श्योर इस इन्फॉर्मेशन के बाद, इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन के बाद आपको अच्छा लगेगा जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे, आप किसी से बात करोगे, आप उनको समझा पाओगे। लेकिन अगर आप बैंकर हो, या आप अपने आप को फाइनेंशियल प्रोफेशनल मानते हो, या आप एस्पायरिंग टू बी बैंकर या फाइनेंशियल प्रोफेशनल हो, तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में जानने की ज़रूरत है। उसी के लिए मैं कोर्सेज बनाना शुरू करूँगी धीरे धीरे, वहाँ पे पहुँचेंगे एक दिन। और उसके लिए मैंने फर्स्ट स्टेप एक कल लिया, मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया, लाइफ लॉन्ग सब्सक्रिप्शन लिया एक प्लेटफॉर्म का जिसे कहा जाता है ग्राफी बाय अनअकैडमी। बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर मैं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल सकती हूँ, क्विजेस डाल सकती हूँ, असाइनमेंट्स डाल सकती हूँ, बाद में सर्टिफिकेट्स वगैरह हम लोग इशू कर सकते हैं। उसमें मैं अपने ब्लॉग्स वगैरह लिख सकती हूँ जिसको आप लोग पढ़ भी सकते हो। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और उसमें मैं कोर्सेज बनाऊँगी। पर मुझे एक हेल्प चाहिए। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप 2 चीज़ें प्लीज़ लिखिए। एक, क्या ये कोर्स मॉनेटरी पॉलिसी पे अगर कोर्स बनाती हूँ 45 1.5 आवर्स मे बी एट द मोस्ट, क्या उसको कोई पढ़ेगा, क्या उसकी मार्केट है? सेकेंड पार्ट, अगर मैं बनाती हूँ तो उसका मुझे प्राइस बैंड क्या रखना चाहिए? मुफ्त में नहीं बेचूंगी, नॉट बिकॉज मैं पैसे के पीछे भाग रही हूँ, या ये काम अगर आपने मेरा डे 1 देखा है तो मैं पैसे के लिए के पीछे भाग कर ये काम नहीं कर रही हूँ। पर मुफ्त में अगर कोई चीज़ डाल दो तो उसका मतलब क्रेडिबिलिटी आप कह लीजिए, और उसका बेसिकली इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं हट जाती है। बहुत से लोग उसको स्टार्ट करेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, आधा छोड़ के निकल जाएंगे, वो सब वजह रहेंगे। तो आई हैव टू हैव सम मनी फॉर इट। बट वो प्राइस बैंड क्या रहना चाहिए? कमेंट्स में प्लीज़ लिखिएगा। मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज़रूर मेंशन कीजिए। नहीं भी इंटरेस्टेड है तभी भी मेंशन कीजिए, कौन देखेगा मॉनेटरी पॉलिसी भी, कोई और टॉपिक पे बनाओ तो आप वो टॉपिक मुझे लिख कर बताइए, मैं उस पर वीडियो आगे और बना सकती हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, and hope you'll join me on day 5 of my journey from a banker to an entrepreneur.